जय हिंद प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। और आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आज हम भय निबंध एवं वापसी कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और समझ पाएंगे कि जो हमारी जो तैयारी यानी आपकी जो तैयारी है बोर्ड क्लास की, वो वास्तव में युद्ध स्तर पर है या बस तैयारी ही आप बस कर रहे हैं। मगर इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को, और जो प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं या जिनका उत्तर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो प्लीज़ उसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप मुझसे कहिए। मैं जल्द ही आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगी। पहला जो प्रश्न है वह हमने भय पाठ से लिया है। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न है। पहला प्रश्न देख लेते हैं। भय पाठ गद्य की किस विधा से लिया गया है? जवाब होगा निबंध। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ? जवाब होगा सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? जवाब होगा हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो जवाब होगा सन 1937 ईस्वी में। चलिए आगे भी प्रश्नों को देख लेते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं के नाम। जवाब है चिंतामणि भाग 1 और 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी काव्य में रहस्यवाद, बुद्ध चरित, रस मीमांसा एवं विश्व प्रपंच, ये इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल की अमर कृति का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल जी की अमर कृति का नाम है। अगला जो प्रश्न है वो है, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किस रूप में जाना जाता है? तो जवाब है कालजयी समीक्षक, इतिहासकार एवं साहित्यकार के रूप में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भय कायरता या भीरुता की संज्ञा कब प्राप्त करता है? जवाब होगा जब वह स्वभावगत हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किस प्रकार के भय को आशंका कहा गया है? जवाब होगा दुख या विपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे क्या कहते हैं? आशंका कहते हैं। अगला प्रश्न है, भय किन किन रूपों में सामने आता है? तो जवाब होगा साध्य एवं असाध्य रूप में। अगला प्रश्न है, किस भय के कारण व्यापारी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते हैं? तो जवाब होगा अर्थ हानि के भय से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी किसके उपासक हो गए हैं? तो जवाब होगा भय के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लघु उत्तरी प्रश्न है, और मैंने इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट बनाया है उसमें मैंने कहा है कि मैं केवल अति लघु उत्तरी प्रश्नों के ही जवाब दूंगी। लघु उत्तरी प्रश्नों के जवाब आपको स्वयं ढूंढना है। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बोलिए, मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। अगला प्रश्न है, भय और आशंका में क्या अंतर है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले भय जैसे ही पाठ शुरू होता है तो उसमें भय की परिभाषा दी हुई है और साथ में आशंका की भी परिभाषा दी हुई है। अगर आपने जो भय निबंध पर जो मैंने वीडियो बनाया है आपने देखा होगा तो आपसे आसानी से इसका जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भय किन किन स्थितियों में साध्य का स्वरूप प्राप्त करता है? इसका जवाब भी यदि आपने भय निबंध को समझा है, पढ़ा है, वीडियो को देखा है तो आपसे आसानी से बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, जंगली जातियां वैसे ही स्थायी रक्षा हेतु क्या उपाय करती है? तो आपको इसका जवाब भी वीडियो में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्भयता, ये निर्भरता की प्राप्ति हेतु निर्भरता नहीं है, निर्भयता है, ठीक है। निर्भयता की प्राप्ति हेतु क्या अपेक्षित है? यदि आपने भय निबंध पढ़ा है तो जो अंतिम वाला पैराग्राफ है उसमें आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन में भीरुता किन किन स्थितियों में दिखाई देती है? यदि आपने भीरुता के प्रकार वाले पैराग्राफ को यदि आपने पढ़ा है, यदि आपने माफ कीजिए, भय यदि निबंध को अच्छे से समझा है तो आपको इसका जवाब भी आसानी से मिल जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है वापसी कहानी से, काफी महत्वपूर्ण कहानी है ये, और इसमें से अनेक बार अति लघु उत्तरी प्रश्न मतलब विकल्प पूछे गए हैं। प्रश्न देख लेते हैं। वापसी कहानी गद्य माफ कीजिए, वापसी गद्य की किस विधा से ली गई है? जवाब होगा कहानी। अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो जवाब है 24 दिसंबर 1931 को इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, उषा प्रेमवदा की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? बार बार एग्जाम में उषा प्रेमवदा की रचना को पूछा गया है तो आपको इसे याद रखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं कौन कौन सी रचना है। कहानी संग्रह इनका कितना बड़ा झूठ, जिंदगी और गुलाब, फिर बसंत आया। साथ ही इन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें है 55 खंबे लाल दीवार, रुकोगी नहीं राधिका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक अमेरिकी साहित्य पर शोध उषा प्रेमवदा ने किस विश्वविद्यालय में किया? तो जवाब होगा इंडियाना विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उषा प्रेमवदा विभाग अध्यक्ष रही? तो इसका जवाब होगा विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में उषा प्रेमवदा विभाग अध्यक्ष रही हिंदी की। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी के प्रमुख पात्र का नाम क्या है? तो जवाब होगा गजाधर बाबू वापसी कहानी के प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के नौकर का क्या नाम था तथा उनकी पत्नी ने जाते वक्त गजाधर बाबू के लिए नाश्ते में क्या दिए थे? जवाब होगा गजाधर बाबू के नौकर का नाम गणेशी था तथा उसकी पत्नी ने नाश्ते में बेसन के लड्डू दिए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गजाधर बाबू ने किस विभाग में तथा कितने वर्ष नौकरी की? जवाब होगा रेलवे में 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू की कुल संतानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा कुल संतान 4 है और उनके नाम है अमर, कांति, नरेंद्र और बसंती। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के उठकर तैयार होने पर गणेशी उन्हें नाश्ते में क्या लाकर देता था? तो जवाब होगा चाय और जलेबी। अगला प्रश्न है, बसंती रोज किसके घर जाया करती थी? जवाब होगा शीला के घर। अगला प्रश्न है, रिटायरमेंट के बाद गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिली? तो जवाब होगा सेठ रामजी मल की चीनी मिल में। याद रखिएगा ये रामजी मल पूरा जुड़ा हुआ है, ये गलती से अलग अलग हो गया मगर रामजी मल एक साथ है, ठीक है। रामजी मल की चीनी मिल में। इस तरह हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों को देख रहे हैं और आप समझ भी पा रहे होंगे प्रश्नों को। तो आपको कितने प्रश्न आसानी से बन रहे हैं ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिवार वालों ने गजाधर बाबू के रहने की व्यवस्था कहाँ की थी? जवाब होगा बैठक में। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत क्या था? जवाब होगा पटरी पर रेल के पहियों की खटखट।
अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू के स्वभाव की 2 विशेषता बताइए। तो जवाब होगा, स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। अगला जो प्रश्न है वो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों है। प्रश्न देख लेते हैं। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन किस प्रकार सफल कहा जा सकता है? यदि आपने इस कहानी को पढ़ा है तो आपसे आसानी से इसका जवाब बन जाएगा। जवाब क्या होगा मैं आपको बता दूं। आप कहानी में जिन्होंने पढ़ा है समझा है वो आसानी से लिख लेंगे कि गजाधर बाबू संसार की दृष्टि में इनके जीवन को सफल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने शहर में एक अपना मकान बनाया था। उनके 2 बच्चों की शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे ऊंची पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, घर जाने की खुशी होने के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था? तो यदि आपने कहानी को समझा है तो आपको पता होगा कि घर जाने की खुशी के बाद भी गजाधर बाबू का मन दुखी इसलिए था क्योंकि जितनी आकांक्षाओं के साथ, जितनी उम्मीदों के साथ वह अपने घर आए थे, मगर परिवार के लोगों के द्वारा उन्हें स्नेह प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए गजाधर बाबू का मन दुखी था। अगला प्रश्न है, अमर को अपने पिताजी से क्या शिकायतें थी? इसका जवाब भी यदि आपने कहानी को समझा है तो आपको पता होगा कि अमर को क्या शिकायतें थी कि उनके पिताजी अभी भी अमर को क्या मानते हैं, बच्चा मानते हैं और उनके कार्य में क्या करते रहते हैं, अमर के कार्य में टोका टाकी करते रहते हैं। ये इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बसंती गजाधर बाबू के किस कथन से रूठ गई थी? तो आपने कहानी को पढ़ा है, आपसे आसानी से बन जाना चाहिए कि जब गजाधर बाबू ने बसंती से खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी तो इस बात को सुनकर बसंती क्या हो गई थी? रूठ गई थी। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे और क्यों सौंपी? तो इसका जवाब है कि उन्होंने अपनी बेटी और बहू को सौंपी और इसके पीछे कारण क्या था कि उनकी पत्नी को घर का सारा काम करना पड़ता था, इसलिए गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी थी? अपनी बेटी एवं बहू को सौंपी थी। अगला जो प्रश्न है वो है, गजाधर बाबू का अस्तित्व उनके परिवार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया? यह दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और आपको क्या करना है, यदि आपने कहानी को समझा है तो कहानी के प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको मुख्य मुख्य बातों को लिखना है कि किस तरह गजाधर बाबू 35 वर्ष उन्होंने रेलवे की नौकरी की और रेलवे की नौकरी करने के कारण उनके परिवार के लोगों को उनके बिना रहने की आदत बन गई थी और जब वो वापस घर में आते हैं तो किस तरह परिवार के लोगों को उनके वापसी पर उनके द्वारा किए गए कोई भी जो टोका-टाकी है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती और ये सारी चीज़ों को आप है तो इस कहानी के माध्यम से लिख सकते हैं और इस कारण उनका जो अस्तित्व है परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया। इसे आपको कहानी यदि आपने आसानी से और बेहतर ढंग से समझी है तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं तो पहले ही कहा है कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बोलिए, मैं ज़रूर इसका जवाब दूँगी। अगला प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ का शीर्षक वापसी क्यों रखा? यदि आप केंद्रीय भाव में देखते हैं तो आपको इसका जवाब आसानी से मिल जाएगा। और अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू दोबारा चीनी मिल की नौकरी पर क्यों गए? इसका जवाब भी यदि आपने कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो परिवार के लोगों के बीच जो उनका अस्तित्व था वो नगण्य हो चुका था। परिवार में जिस उम्मीद के साथ आए थे वह उम्मीद क्या हो नहीं हो रही थी, पूरी नहीं हो रही थी और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फिर से गजाधर बाबू को क्या करना पड़ा था? सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने कहानी को बेहतर ढंग से पढ़ा है तो आपसे जवाब भी आसानी से बन जाएगा। मेरा बस यही प्रयास है कि आप बेहतर ढंग से पढ़ें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो इसी शुभेच्छा के साथ धन्यवाद।